हेलो नमस्कार मित्रों, अपनी एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर की वर्तमान सीरीज में आपका स्वागत है। एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। ये प्रश्न शायद आप सबके बहुत काम के हैं। अगर कुछ प्रश्नों को ही तैयार कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। प्रश्न इस प्रकार है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की संवैधानिकता पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। उत्तर इस प्रकार है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की संवैधानिकता का प्रश्न इसकी धारा 1(3) की संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने का आधार रहा। उन पर दावा किया गया था कि केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के विविध उपबंधों को लागू करने की जो शक्तियां दी गई हैं वह अनियंत्रित हैं। इस संबंध में आनंद कुमार बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम AIR 1957 इलाहाबाद के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति मूथन ने निम्न विचार व्यक्त किया। तो इस प्रकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, के लागू होने के लिए ये दिखाना आवश्यक है कि विभेद करने की शक्ति विधान के उद्देश्यों के किसी युक्तियुक्त यानी रीजनेबल आधार पर आधारित नहीं है, जिसे कि विधानमंडल ने अपनी दृष्टि में रखा था। इस कानून को बनाने में विधानमंडल का आशय जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत के कारखानों में काम करने वाले कामगार जितने भी कर्मचारी हैं, जहां तक संभव हो सके समान रूप से सबको लाभ मिले। ये कहना युक्तिसंगत होगा कि यह अधिनियम इस प्रकार है कि इसे लागू करने के संबंध में केंद्र की जो सरकार है, इसको बहुत ही व्यापक विवेकीय शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इस अधिनियम की धारा 1 में केंद्रीय सरकार को दी गई विवेक शक्ति निसंदेह अत्यंत व्यापक है, परंतु विधानमंडल द्वारा अपनाई गई नीति तथा विनिमय को क्रियान्वित करने में आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए यही कहा जाएगा कि सरकार को प्रदान की गई ये वैवेकिक शक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है तथा किसी भी रूप में वो इस अनुच्छेद का अतिक्रमण नहीं करती है। सर्वोच्च न्यायालय के माता जोग डाकी बनाम यस्सी भावी AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये संप्रेक्षित किया गया कि विवेक शक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विभेदकारी शक्ति ही हो और शक्ति के दुरुपयोग की बात वहां नहीं मानी जाएगी, जहां पर यह विवेक किसी छोटे पदाधिकारी में न होकर सरकार में निहित है। इसी प्रकार मेसर हिंदू दिया बैंड जयपुर बनाम क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा जयपुर तथा राजस्थान सरकार 1987 LLJ 502 सुप्रीम कोर्ट के मामले में राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को उन सभी दुकानों पर लागू किया गया जिसमें पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 20 या 20 से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित किए हों। कोई फर्म जो विवाह आदि के अवसरों पर संगीत करने का कारोबार करती थी, अंशदान के भुगतान करने की मांग की गई, परंतु इसी आधार पर यह चुनौती दी गई कि फर्म द्वारा कारोबार का स्थान दुकान नहीं है तथा फर्म का कारोबार मौसमी प्रकृति अथवा स्वरूप का था। उपर्युक्त तथ्यों के मांग के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि दुकान शब्द की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है,
परंतु इस शब्द का संकुचित निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए। दुकान शब्द का साधारण अर्थ ऐसे स्थानों से है जहां पर फुटकर रूप से सेवाएं बेची जाती हैं। फर्म द्वारा मजदूरी पर नियोजित संगीतज्ञों के समूह को मूल्य के बदले में सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती थीं। अतः फर्म के कारोबार का स्थान दुकान है तथा संस्थापन सूचना की परिधि में आएंगे। ये प्रस्तुत मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णीत किया गया कि इस अधिनियम की धारा 1/5 द्वारा सरकार राज्य को प्रदत्त शक्तियां आवश्यक विधायी शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं है। मौसमी प्रकृति के कारोबार पर अधिनियम का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 भाग 1, भाग 2 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की संवैधानिकता के संबंध में बड़ी आसानी से इस प्रश्न को 1-2 बार सुनकर आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के क्षेत्र विस्तार का विवेचन कीजिए। यानी क्या क्या इसका क्षेत्र है। डिस्कस स्कोप ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अथवा इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का प्रवर्तन किन पर होता है, इसको एक्सप्लेन करिएगा। ऑन हुम एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज इन्फोर्स्ड, एक्सप्लेन। तो इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर देते रहे, लेकिन अब हम सबको लिख कर के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि विधिवत रूप से पुस्तकों से या टेक्स्ट से ही पढ़ा जाए। इसके लिए टेक्स्ट की सीरीज है, अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार 4th सेमेस्टर या अन्य LLB के जो सेमेस्टर्स हैं उनकी सभी सीरीज आपके सबके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होगी इस चैनल पर। तो आप सब इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका उत्तर इस प्रकार है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। इस अधिनियम की धारा 1 भाग 2 के अनुसार राज्य सरकार, जिसका कि पहला भाग है भिन्न भिन्न राज्यों, या सेकंड पार्ट है उसके भिन्न भागों में, तथा थर्ड भाग है विभिन्न तिथियों को, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को गजट में अधिसूचना लागू कर सकती है। अधिनियम की धारा 1 भाग 4 के अनुसार प्रथमतः ये अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़कर, जिनमें कि मौसम संबंधी कार्य होते हैं, उनको छोड़कर अन्य सभी कारखानों, जिनमें सरकारी कारखाने भी शामिल हैं, उन सभी पर यह लागू होता है। धारा 1 भाग 4 के परंतुक के अनुसार इस उपधारा की व्यवस्था सरकार, या सेकंड भाग इसका है सरकार के नियंत्रणाधीन किसी कारखाने, या थर्ड भाग है संस्थापन में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जो अन्यथा रूप में इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए लाभ को समरूप या बेहतर लाभ प्राप्त करते हैं। इस अधिनियम वर्ग धारा 1 भाग 5 के अनुसार केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या प्रांतीय सरकार केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन पर अधिनियम के विभिन्न भागों या उपबंधों को छोड़कर किसी अन्य संस्थापन या संस्थापनाओं के वर्ग तक विस्तारित कर सकती है, चाहे वे संस्थापन औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि विषयक अथवा अन्य किसी प्रकार के हों। परंतु ऐसे विस्तारण के लिए यह आवश्यक है कि समुचित सरकार द्वारा 1 माह की नोटिस दी जाए, यानी 1 माह पहले आपको नोटिस दी जाए। धारा 1 भाग 5 के परंतु के अनुसार जहां इस अधिनियम के प्रावधानों को किसी राज्य के एक भाग में स्थित किसी संस्थापन या संस्थापनाओं के वर्ग पर लागू किया गया है, तो ऐसे कथित प्रावधान
राज्य के दूसरे भाग में स्थित समान संस्थापन या संस्थापनाओं के वर्ग पर लागू हो जाएंगे। धारा 1 भाग 6 के उपबंधों के अनुसार ऐसा कारखाना या संस्थापन जिन पर यह अधिनियम लागू किया गया है वे इस अधिनियम द्वारा शासित होते रहेंगे, चाहे भले ही नियोजित व्यक्तियों की संख्या अधिनियम में वर्णित सीमा से कम हो जाए या ऊर्जा की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया बंद हो जाए। द रीड कोऑपरेटिव टिम्बर्स वर्क्स लिमिटेड बनाम ESI कॉरपोरेशन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि यद्यपि इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रत्यक्ष उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत कर्मचारी के अंशदानों के बकाये के संबंध में ब्याज का दावा किया जा सके, फिर राज्य बीमा न्यायालय एक व्यवहार न्यायालय होने के कारण ऐसे अंशदान पर ब्याज देने का निर्णय दे सकती है। अगला जो है काजी नूरुल HH पेट्रोल पंप एवं अन्य बनाम डिप्टी डायरेक्टर EMI 2009 सुप्रीम कोर्ट के मामले में अपीलार्थी पेट्रोल के फुटकर विक्रय का केंद्र संचालित करता था। कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के संदर्भ में प्रत्यक्षी द्वारा मांग को एक रिट याचिका के माध्यम से उन्हें चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया, अतः उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को अस्वीकार करते हुए ये संप्रेषित किया कि कारखाना अधिनियम धारा 2 सेकंड के अंतर्गत तेल को पंप कर निकाला जाना एक विनिर्माण प्रक्रिया है और इसके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी हैं। श्रीनिवास राइस मिल्स बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम 2007 फर्स्ट LL 625 सुप्रीम कोर्ट के मामले में अपीलांट जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 अगस्त 2000 से आने वाले घोषित क्षेत्र में स्थित चावल मिल्स के मालिक थे। उक्त तिथि के पहले अपीलांट के कारखानों का निरीक्षण किया गया था। इसके पश्चात एक नोटिस के माध्यम से अपीलांट को कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्यों न उन्हें राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमा अंशदान की विफलता के लिए अभियोजित किया जाए। इस नोटिस को अपीलांट ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, परंतु कोई सफलता नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप अपीलांट ने उच्चतम न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए संबद्ध जो अधिकारी थे अधिकारियों को अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने तथा उन पर अधिनियंत्रण के लागू होने संबंधी आधिकारिकता के प्रश्न का निर्णय करने के पश्चात विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही का आदेश दिया। अधिनियम के उपबंधों का संदर्भ देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि अधिनियम का लागू होना एक अधिकारिता विषयक प्रश्न है और नियोजक को ऐसे प्रश्न उठाने का अधिकार था। अधिनियम के प्रवर्तन के पहले की गई कोई कार्यवाही अधिनियम की धारा 45 भाग 2 के अंतर्गत अधिकारित होगी। यहाँ तक कि अपीलांट को यह दर्शाने का अधिकार है कि अगस्त 1999 से 13 जुलाई 2000 की अवधि में भी अधिनियम लागू नहीं हो सकता था। जब अधिनियम को एक अधिसूचना जारी कर विस्तारित किया गया तो अधिनियम की धारा 1 भाग 4 का सहारा नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट है सुमंगली बनाम रीजनल डायरेक्टर ESI कॉरपोरेशन 2008 थर्ड LLJ 861 सुप्रीम कोर्ट के मामले में भिन्न भिन्न इकाइयों को एक साथ मिलाने के बारे में प्रश्न था। इस कॉरपोरेशन में रोज फैब्रिक्स, चाच ब्रदर्स, सिल्क एंड साड़ीज एंड जॉर्ज एसोसिएट्स को एक साथ शामिल कर लिया गया।
और इस आशय की नोटिस जारी कर दी गई कि इन सभी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होगा। ये सभी स्थापन जॉर्ज एनेक्स बिल्डिंग में स्थित थे और एर्नाकुलम में कार्य कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए निर्णित किया कि जब निचली अदालतों द्वारा जारी किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष ये दर्शाते हैं कि इसकी भिन्न इकाइयों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, भौगोलिक निकटता, आर्थिक एकता, उद्देश्य की एकता तथा कार्यात्मक अखंडता में एकता थी, तब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के लागू किए जाने के संदर्भ में अलग अलग इकाइयों को एक स्थापना माना जा सकता है तथा निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इन सभी स्थापनों को एक साथ जोड़ना उचित था। इस प्रकार समवर्ती निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है और इन सभी स्थापनों को एक साथ जोड़ना उचित था। इस प्रकार यदि समवर्ती आवश्यक रूप से तथ्यात्मक और तर्कसंगत निष्कर्ष है तो उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछित नहीं है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में लिखने पड़ेंगे। अगर एक दो बार बड़ी बारीकी से इसको पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो तैयार हो जाएगा और बड़े आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और 4th सेमेस्टर एवं अन्य सेमेस्टर्स की सभी विषय वस्तु को इस चैनल में लाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।